बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, जिसमें ये बताया गया था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह का हुआ, यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा हुआ। लेकिन कुछ स्टडीज से ये भी पता लगा कि जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन की बजाय कभी कभी साइकिल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो कुछ हम वही एविडेंस पढ़ेंगे कि जिससे ये पता लगे कि ग्लूकोज जो है वो साइकिल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन स्कीट रिएजेंट से करवाई गई, या सोडियम बाइसल्फाइड से कराई गई, या 2,4-DNP से कराई गई, तो इन्होंने रिएक्शन नहीं दी, यानी कि इनसे कोई प्रोडक्ट नहीं बना। जबकि ये तीनों जो रिएजेंट है वो किससे रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे ग्लूकोज के एल्डिहाइडिक वाले पार्ट से। लेकिन सर आपने तो कहा था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो हमने ड्रॉ किया था, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कार्बन है वो तो एल्डिहाइडिक है, तो फिर ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि ये तीनों रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइडिक पार्ट से ही रिएक्शन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये तीनों इस ग्लूकोज से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये ग्लूकोज के अंदर जो ये एल्डिहाइडिक पार्ट है वो फ्री नहीं होगा। वो फ्री क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो साइकिल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ एविडेंस है जो कि ये बता रहे हैं कि जो है ग्लूकोज जो है वो ओपन चेन की बजाय कभी कभी साइकिल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक तो ये था। दूसरा क्या है, ग्लूकोज पेंटासिडेट। हमने ग्लूकोज की रिएक्शन करी थी, आपने ध्यान होगा कि जब हम केमिकल प्रॉपर्टी ग्लूकोज पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से, ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो उसमें पेंटासिटेट जो OH5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है उनका H रिमूव होता है एसिटेट के साथ, तो क्या बनता है आपका पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है। लेकिन उस ग्लूकोज पेंटा एसिटेट में भी सर आपने बताया था कि ये H वाला पार्ट रिमूव होगा, सिर्फ एसिटेट यहाँ लगेगा, तो एल्डिहाइड पार्ट तो वहां भी फ्री होगा। तो क्यों ग्लूकोज पेंटा एसिटेट इस हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और ऑक्साइड नहीं बनेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उस ग्लूकोज पेंटा एसिटेट में भी ये जो एल्डिहाइड जो पार्ट है वो फ्री नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं साइकिल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज जो है वो साइकिल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो ग्लूकोज जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सर ग्लूकोज जो है वो अल्फा कब बनेगा, कब वो ग्लूकोज बीटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो हम आपको एक स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना है आपको। तो जैसे कि ग्लूकोज को हम डी ग्लूकोज भी कहेंगे, डी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटिव, यानी कि ये ग्लूकोज का वो मॉलिक्यूल है जो लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एल ग्लूकोज भी होता है लेकिन वो लेफ्ट डायरेक्शन में लेफ्ट रोटेट करता है, तो हमने यहाँ पे कॉमन जो मॉलिक्यूल है डी ग्लूकोज लिया है। अब डी जो ग्लूकोज है उसकी ओपन चेन तो आपको दिख रही है, ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक साइक्लिक फॉर्म मैंने ऑलरेडी बना रखी है बीटा डी, एक हम और बनाएंगे जिसका नाम क्या है अल्फा डी ग्लूकोज। वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि किस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले कार्बन के 6 मॉलिक्यूल लिखिए, 1 2 3 4 5 6। लास्ट में आपको प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। जो पहला वाला पार्ट है वो आपका क्या है एल्डिहाइड O और H, ये COH। जो बाकी के जो 4 कार्बन है सेंटर के, जिसको हम एसिमेट्रिक या कायरल सेंटर कहेंगे, इसके आपने किस कैसे बताया था कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। इन चारों के पंख निकाल दीजिए दोनों तरफ, दोनों साइड। इजी स्टडी के लिए इजी याद रहेगा कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है आपको, तो इस तरह से निकाल दीजिए। कार्बन 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड पे लगाइए, बाकी पे जो है OH बची हुई पोजीशन पे जो OH है वो राइट साइड पे लगा दीजिए, लगा दीजिए। अब जो भी आपके पास बैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की, तो जो भी आपके पास बॉन्ड रह गए वहां पे क्या लगा दीजिए H। बैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन की H लगा दीजिए। अब करना क्या आपको, करना ये है कि कार्बन नंबर 1 जो कि जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 5 पे आपको एक साइकिल की फॉर्म ड्रॉ करनी है। साइकिल कैसे करनी है वो देखिए जरा। यहां से OH वाला जो पार्ट है उसको रिमूव कर दीजिए, OH वाला पार्ट रिमूव हो गया। यहां से एक बॉन्ड बनाना है इस तरह से, जो फिफ्थ पोजीशन पे OH था वो कहां गया, OH का जो OH में से जो H है वो लाइट मॉलिक्यूल है, वो थोड़ा हैवी मॉलिक्यूल है। H का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन लाइट एलिमेंट होगा। हाइड्रोजन जो है वो फटाफट मूव करता हुआ, सिर्फ ये याद करने के लिए कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन जो है वो फटाफट मूव करता हुआ कहां जाएगा, हाइड्रोजन कहां जाएगा O के पास, O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H जो है वो O के पास जाएगा, तो O जो
यहां से जो OH वाला पार्ट था उसका H फटाफट मूव करता हुआ यहाँ पे आ गया इसके पास, H के पास, और डबल बॉन्ड का क्या लिखेंगे हम, सिंगल हो गया। और जो O था साथ में, जो ऑक्सीजन वाला पार्ट था वो बीच में ही रह गया, वो हैवी था, वो ज्यादा तेज नहीं मूव करेगा, वो ऑक्सीजन नहीं करेगा। सिर्फ याद करने के लिए आप इसे लिख सकते हैं कि जो OH वाला पार्ट है उसमें से जो O पार्ट है वो हैवी है, वो मिड तक गया, और हाइड्रोजन वाला पार्ट फटाफट मूव करता हुआ O के साथ लग गया, OH पार्ट। तो कार्बन के यहाँ पर बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। ये जो बॉन्ड है ये एक बॉन्ड है, ये क्या है, एक बॉन्ड। इस बॉन्ड में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ये है। कार्बन 1 और 5 के बीच में एक एटम है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 1 और 5 के बीच में जो बनता है ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको किसने दिया था, इसको दिया था, अच्छा इसको दिया था फिजर ने, किसने, फिजर। तो इसको हम फिजर ने प्रोजेक्ट किया था, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फिजर प्रोजेक्शन, इसे कहेंगे फिजर प्रोजेक्शन। फिजर वही साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारी स्टडी करी ये बताने के लिए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा और ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी बताया और ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इन्होंने डिटेल में स्टडी करके हमें बताया कि ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म किस तरह से होगी। तो इसको हम कब अल्फा, इस ग्लूकोज को कब हम अल्फा कहेंगे और कब हम बीटा कहेंगे। इस अल्फा और इस बीटा का मतलब क्या है, जब भी आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो जो फर्स्ट पोजीशन है, जो ग्लूकोज की साइक्लिक ग्लूकोज है उसमें जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें OH कहाँ पे है, राइट साइड में। जब OH फर्स्ट कार्बन का जब OH जो है वो राइट साइड में होगा तो हम उसे कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज। और फिर इसको बीटा क्यों कहा, बीटा इसलिए कहा क्योंकि वही कार्बन जो फर्स्ट है उसमें OH कहाँ है, लेफ्ट साइड पे, तो हम उसे क्या कहेंगे, बीटा ग्लूकोज। तो सिंपल सी बात है कि अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे, OH जो है आपका वो कहाँ है, राइट साइड पे, होगा तो उसको अल्फा बोलेंगे आप, और अगर वो लेफ्ट साइड पे होगा तो उसको हम बीटा कहेंगे। तो हमें यहाँ ग्लूकोज के दो फॉर्म मिलते हैं, ग्लूकोज की एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक ग्लूकोज की बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म। दोनों फॉर्म जो है साइक्लिक फॉर्म है, बस अल्फा और बीटा की डिफरेंस है इसमें। अच्छा, इसको हम अल्फा बीटा में जो डिफरेंस, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एनोमर। इसे क्या कहेंगे हम, एनोमर। तो एनोमर है क्या, एनोमर क्या है, दो साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म है, ये दोनों साइक्लिक है, हेमी एसिटल है, एल्डिहाइड है इसके अंदर। दो साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म है, डिफरेंट कहां पे है, डिफर करते हैं इन दी पोजीशन, या आप कह सकते हैं कि इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 1। जो कार्बन 1 है दोनों में देखिए, अल्फा डी में और बीटा डी में, दोनों में क्या है, कार्बन 1 की जो OH वाली पोजीशन है वो क्या है, वो डिफरेंट है। इसमें OH राइट में है, उसमें OH लेफ्ट में है। तो एनोमर क्या है, एनोमर है हमारे दो साइक्लिक हेमी फॉर्म होंगे ग्लूकोज के, जिसमें कि जो कि डिफरेंट है, कहां पे डिफर करते हैं, कहां पे, इन द पोजीशन ऑफ OH या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH मॉलिक्यूल एट कार्बन 1 की पोजीशन पे। एग्जांपल में इसमें लिखा हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज है एंड बीटा डी ग्लूकोज है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसके अलावा जो एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था हैवर्थ। हैवर्थ फॉर्मूला, हैवर्थ फॉर्मूला क्या है, किसी जो स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का, उसको पायरन उसकी फॉर्म में ड्रॉ करना है, मतलब कि उसको 6 मेंबर रिंग की फॉर्म में ड्रॉ करना है। उसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जरा देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन 1 और ये क्या है, कार्बन 5। कार्बन 1 और 5 के बीच में ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे आएगा ऊपर कार्बन नंबर 6। जो कार्बन 1 है कार्बन 1 है और कार्बन 5 है, ये जितने भी ये एंड पॉइंट दिख रहे हैं आपको, जहाँ पे टर्न है वहां पे क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल। आपको पता ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और यहाँ पर क्या है हमारा एक लास्ट छठा कार्बन। इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है, जब भी आप इस फिगर को हैवर्थ में चेंज करेंगे तो याद रखिए, जो ये H और OH जो ये मॉलिक्यूल है, इसको ना क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करना है। जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो अभी H कहाँ है आपका, इस साइड। तो जब ये
टिप पे जब इसको रोटेट करोगे तो एच कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एच कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो जब इसको रोटेट करेंगे ये ऐसे जाएगा, इसको उठा के बस आपको इस तरह से लगाना है, ऐसे इस बॉन्ड के साथ। तो एच कहाँ आएगा आपका, ऊपर की तरफ, और OH वाला मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। सेम कार्बन नंबर 2 को भी ऐसे रोटेट करना है। कार्बन नंबर 3 को जब आप रोटेट करेंगे तो OH ऊपर की तरफ और H नीचे की तरफ। कार्बन नंबर 4 में भी H ऊपर। कार्बन नंबर 5 जो है ना, जब इसको रोटेट करोगे तो बच्चे कहेंगे कि H जो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस है, H ऊपर नहीं जाएगा, H नीचे आएगा। और जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है ये, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो बचा हुआ मॉलिक्यूल क्या है, CH2OH। कार्बन नंबर 1 और 5th के बीच में क्या है, ऑक्सीजन। सेम यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में क्या है, इधर, और इधर 5th के बीच में क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ओके, तो जो ये स्ट्रक्चर जो है हमने, ये भी हमारा क्या है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, तो ये भी हमारा क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज होगा। और इसको हम जैसे यहाँ पे कहते हैं ग्लूकोपैरानोज, तो ये भी क्या है, ग्लूकोपैरानोज। वो अल्फा, ये अल्फा फॉर्म में है और वो क्या है, बीटा फॉर्म में। ऑलरेडी वो मैंने ड्रॉ कर दिया है आपको। तो सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है, कार्बन नंबर 1 पे जो है वो H ऊपर है, OH नीचे है। उसको रोटेट करोगे उसमें इसका OH नीचे की तरफ है, उसमें OH ऊपर की तरफ है। वही सेम एक डिफरेंस है अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में, कि कार्बन नंबर 1 पे जो है OH की कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होती है। तो ये है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, वो है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। ये किस फॉर्म में है, हैवॉर्थ की फॉर्म में, इसे हम हैवॉर्थ स्ट्रक्चर बोलेंगे। और ये भी साइकिल की फॉर्म में है, ये भी साइकिल की फॉर्म में है, ये ओपन चेन फॉर्म में है। तो ओपन जो चेन है डी ग्लूकोज की, उसको हम साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इधर भी सेम वही चीज इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ये फिजर पोजीशन है, जो है फिजर पोजीशन, ये भी साइकिल की फॉर्म में है, और यहाँ पर जो है हमारा हैवॉर्थ, ये भी साइकिल की फॉर्म में है। लेकिन ये जो साइकिल की फॉर्म में है ना, इस जो ये 6 मेंबर रिंग है, ये पायरेन, इसका जो, इसको हम क्या बोलेंगे, पायरेनोज। इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पायरेनोज। पायरेनोज बोलेंगे, यूं कहेंगे इसको पायरेनोज। पायरेनोज का मीनिंग क्या है, पायरेनोज क्या है, एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का जो है स्ट्रक्चर है 6 मेंबर्ड का है, जिसमें कि 5 कार्बन एटम होंगे और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, इस रिंग के अंदर 5 कार्बन दिख रहे हैं आपको, और एक क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन 1 और 5 से अटैच है। तो 5 कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, और अपीयर लाइक ए पायरेन। इसका स्ट्रक्चर किस तरह दिखता है, इसका स्ट्रक्चर जो है ये पायरेन मॉलिक्यूल की तरह, जो पायरेन का मॉलिक्यूल है बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, पायरानोज। इसलिए स्ट्रक्चर का नाम क्या है, पायरानोज। इसको हम ग्लूकोपैरानोज बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज पायरेन की स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। जब पायरेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, पायरेन का स्ट्रक्चर हम हमको ड्रॉ करके दिखाते हैं। जो पायरेन का स्ट्रक्चर होगा ना, वो कुछ इस तरह से होगा, ऑक्सीजन, ये पायरेन का स्ट्रक्चर है। तो जो आपको दिख रहा होगा कि जो ग्लूकोज है, ये हैवॉर्थ ग्लूकोज, ये बिल्कुल पायरेन की स्ट्रक्चर की तरह है, तो सेम टू सेम। इसमें ऑक्सीजन है 2 कार्बन के सेंटर में, तो यहाँ भी ऑक्सीजन है 2 कार्बन के बीच में, ठीक है। तो इसलिए हम पायरानोज भी इसको बोल सकते हैं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको पायरानोज, अल्फा डी जो ग्लूकोज है, इसको पायरानोज बोलने से अच्छा है। ये भी एक साइकिल की फॉर्म है, लेकिन ये पायरेन की तरह दिखता नहीं। तो पायरेन की तरह ये वाला हैवॉर्थ वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पायरेन की तरह दिखता है। आप लिख सकते हैं दोनों को, अगर आपने लिखना है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक है, स्ट्रक्चर भी एक है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा है आपको फिजर का और हैवॉर्थ का। तो हैवॉर्थ को अगर आप पायरेन बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ये भी क्या है आपका, अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज। तो वो क्या है, बीटा डी ग्लूकोपैरानोज। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज क्या है, ये भी एक मोनोसेक्राइड है। जैसे कि हमने ग्लूकोज को हमने डिटेल में पढ़ा था, फ्रुक्टोज की का सिर्फ हमने स्ट्रक्चर ही स्टडी करना है, इसके अलावा इसकी कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह हमने वो स्टडी नहीं करनी। स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से करें जरा। फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही C6H12O6। फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा। डिफरेंस कहाँ होगा, उसके फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप वहां पे क्या था, ग्लूकोज में एल्डिहाइड, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, कीटोन। अभी कीटोन है तो कार्बोनिल CO ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, तो कार्बन फर्स्ट पे तो कीटोन हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कीटोन कहाँ होगा, कम से कम कार्बन नंबर 2 पर। कार्बन नंबर 2 पे हमारा कीटोन पाया जाएगा।
साइड चेन कितनी है, वहां पर भी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने थे 5, यहाँ पर भी कितने हैं 5। लेकिन यहाँ वहां पे जो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल है वो 4 थे, प्राइमरी अल्कोहल केवल 1 था, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास 2 होंगे, जो कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या है, पहले हम इसे पढ़ेंगे इसका ओपन चेन, और फिर हम उसके बाद में इसको पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ओपन चेन जो है उसमें कार्बन ये ड्रॉ करा, जैसे आपने ग्लूकोज में ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करना है आपको। 6 कार्बन लगाइए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पोजीशन, जैसे आपने लास्ट पोजीशन पे प्राइमरी अल्कोहल लगाया था CH2OH, ऐसे ही फर्स्ट पोजीशन पे भी क्या लगाना है CH2OH। जो फंक्शन ग्रुप होगा वो कहाँ होगा, कार्बन नंबर 2 पे CO कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन नंबर 3 पे, 4th पे, 5th पे वो पक्षियों की तरह वो पंख उनके निकाल दीजिए दोनों तरफ, और 3rd पे OH जो है वो कहाँ लगाना है, 3rd पे OH, जैसे ग्लूकोज में लगता था ऐसे ही यहाँ पर OH 3rd में लेफ्ट साइड पे, बाकियों पे OH कहाँ लगेगा, राइट साइड पे। जैसे ग्लूकोज में था बिल्कुल वैसा ही फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी आपने ऐसे ड्रॉ करना है। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, तो आपको जो ये 6 वाला कार्बन है, ये कार्बन जो है इसको किसी एक साइड, मान लीजिए कि ये इस तरफ आ जाए, अगर इस CH2OH मान लीजिए इस तरफ आ जाए, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसको। ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2, जो फर्स्ट वाला जो कार्बन था वो हमने मान लीजिए कि इस तरफ ड्रॉ कर दिया, कार्बन नंबर फर्स्ट CH2OH। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, 3 4 5। और आपको पता है कि जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कहां पे करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने आपको ग्लूकोज में बताया था कि कार्बन नंबर 5th में, और कहा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 में क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे था हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, लेकिन अभी हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, फ्रुक्टोज में। ये कार्बन नंबर 1 पे नहीं है, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन नंबर 2 पे। तो वहां पे हमने कार्बन नंबर 5th में और 1 में बॉन्ड बनाया था साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। यहाँ पे हमने कार्बन नंबर 5th और सेकंड, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पे है, तो 5th को हमने किससे जोड़ना है, सेकंड से जोड़ना है। तो जो फर्स्ट वाला है एज्यूम करके चलिए कि तो फर्स्ट वाला जो है उसको हमने जो है लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मोड़ दिया, CH2OH जो है ये ऊपर की तरफ जो है उसको हमने इस तरफ मोड़ दिया इस तरह से, तो हमारे पास O कहाँ रहेगा, राइट साइड पे। तो मैं इसको इस तरफ ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे O, बाकी वैसे का वैसे ही आपके पार्ट CH2OH नीचे वैसे का वैसे ही रहेगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3rd पे OH लेफ्ट साइड पे, बाकी पे OH राइट साइड पे, बाकी हाइड्रोजन। कार्बन 1 यहाँ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ध्यान रखिए कार्बन नंबर 1 जो है हमने जो ऊपर था उसको हमने कहा कर दिया, रोटेट करके इस तरफ ले आए, सिर्फ समझने के लिए स्ट्रक्चर को। अब हमने कार्बन नंबर 5 में और कार्बन 2 में क्या बनाना है, साइकिल ड्रॉ करनी है। वो साइकिल आपको पता है ड्रॉ करने के लिए 5th का OH हटाना पड़ेगा, और आपको ध्यान होगा तो OH का सिर्फ O पार्ट जो है वो यहीं पे रहेगा, और H पार्ट कहाँ जाएगा, O के साथ H पार्ट, और डबल का सिंगल, बैलेंस भी पूरी करनी है इसलिए डबल का सिंगल। तो हमने क्या किया, जब कार्बन नंबर 5th है और कार्बन नंबर 2 है जहां फंक्शन ग्रुप है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया, और OH जो था कार्बन 5th का OH जो था उसका H जो है वो मूव करता हुआ, फास्ट मूव करता हुआ कहाँ गया, O के साथ, और जो O है वो सेंटर में रहेगा। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि O को ले गया और H को बीच में कर दिया। ध्यान रखना है, सिर्फ याद रखना है कि O जो है वो हैवी मॉलिक्यूल है होगा H के कंपेयर में, तो H फटाफट रोटेट करता हुआ या मूव करता हुआ बोलेंगे आप कि मूव करता हुआ वो O के साथ जाके जुड़ जाएगा, और हमारे पास जो है O सेंटर में जाएगा। तो जो ये हमारा मॉलिक्यूल है जो डी ग्लूकोज जो है वो ओपन चेन में है, ये हमारा क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये किसने दिया था, इस तरह का फिजर, तो इसे हम फिजर प्रोजेक्शन बोलेंगे। दूसरा जो ये स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किया है, इसमें OH किस साइड है, OH जो है वो किस तरफ है आपका, राइट साइड पे है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अल्फा। ये क्या है, अल्फा। और डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज तो आपको ऑलरेडी है ये डी फ्रुक्टोज। अच्छा, इसमें क्या है, बीटा क्यों लिखा है इसको, क्योंकि इसमें जो OH है वो कहाँ पे है आपका, OH जो है वो आपको कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे। जब OH जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो उसे हम बीटा बोलेंगे, और OH जो है जब वो राइट साइड पे आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, अल्फा। अल्फा है प्रोजेक्शन, ये है बीटा का प्रोजेक्शन। अच्छा, इसमें यहाँ पे माइनस साइन जो है वो क्या इंडिकेट करता है वो हम आपको बता दें जरा। ये है हमारा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज,
इसका मीनिंग क्या है वो जरा हम आपको जरा ध्यान से सुने। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि सर ये अल्फा क्या है, सर ये डी क्या है, सर ये माइनस क्या है, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जो अल्फा है वो आपको क्या बताएगा, जो अल्फा पोजीशन है वो बताएगा आपका जो फंक्शन ग्रुप था कार्बन, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे और फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2 पे। तो कार्बन नंबर 2 पे जो OH है वो किस तरफ है, कार्बन जैसे कार्बन ग्लूकोज में आपने कार्बन नंबर 1 को देखा था, इस तरह से फ्रुक्टोज में आप कार्बन नंबर 2 को साइक्लिक स्ट्रक्चर में, केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 में जो है आप क्या देखेंगे कि OH कहाँ है, राइट साइड में, इसलिए हमने इसे क्या दिया अल्फा। तो अल्फा का मतलब क्या है, OH राइट साइड पे है, कहाँ है, कार्बन नंबर 2 पे। तो अल्फा का मीनिंग क्या है, अल्फा का मीनिंग है OH जो है वो राइट साइड पे होना, और बीटा है वहां पे, और इस बीटा का मतलब क्या है यहाँ पे कि वही OH जो है वो राइट की बजाय कहाँ पे होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होगा। वही OH कहाँ होगा, राइट साइड पे, कार्बन नंबर 2 पे। इसके अलावा जो ये D है, इस D का मीनिंग क्या है, D का मतलब क्या है, इस D का मतलब है कि जो आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, जो आपका एसिमेट्रिक कार्बन है वो कौन सा, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन। अच्छा लास्ट एसिमेट्रिक क्या है, देखिए साइकिल की बजाय इसको देखिए जरा, ये ऑपोजिट को 1 2 3 4 5 6, हम इसमें क्या देखते हैं, देखिए जो सबसे लास्ट है वो हमारा मॉलिक्यूल ये है CH2OH, लेकिन जो CH2OH है ये जो है एसिमेट्रिक नहीं है। एसिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको ओपन करके लिख दूं इस तरह से तो ये एसिमेट्रिक नहीं है। एसिमेट्रिक का मीनिंग क्या है, एसिमेट्रिक का मीनिंग होगा कि वो कार्बन जिसके चारों बॉन्ड जो है उस पे लगने वाले एटम या मॉलिक्यूल वो डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या इस कार्बन के चारों तरफ जो बॉन्ड है उनके पास जो एटम लगे हैं या मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है। इस तरफ OH है, इस तरफ कार्बन की चेन है पूरी, लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 मॉलिक्यूल सेम हो गए। तो सेम होने का मतलब क्या है कि ये एसिमेट्रिक फॉर्म में नहीं होगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो जो हमारा लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन होगा हमने वो देखना है। तो लास्ट हमारा ये था, लेकिन ये एसिमेट्रिक नहीं है, तो लास्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो इस कार्बन को देखिए जरा, इस कार्बन नंबर 5 को देखिए जरा, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, इसमें ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, ऊपर ये सारा मॉलिक्यूल अलग है और ये वाला मॉलिक्यूल अलग है। इसके चारों जो एटम, जो चारों बॉन्ड है, चारों बॉन्ड के चारों तरफ जो एटम या मॉलिक्यूल लगे हैं वो चारों क्या है, डिफरेंट। तो हमारा ये क्या है, ये है हमारा लास्ट एसिमेट्रिक। लास्ट कार्बन कहेंगे तो ये होगा, लेकिन मैंने क्या कहा, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, तो वो हमारा ये होगा। लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन को देखिए, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन के अंदर जो OH है वो किस तरह है, लास्ट एसिमेट्रिक में OH राइट साइड में है। तो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन को देखिए, अगर OH राइट साइड में होगा, अगर OH राइट साइड में होगा, OH राइट में, तो हम उसको क्या कहेंगे, D। क्या कहेंगे, D। ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है ना, उससे आप ज्यादा बेटर से समझेंगे। तो आप सिंपल सी बात है कि जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन होगा यानी कि कार्बन नंबर 5, तो उसको देखिए जरा, OH अगर उसके अंदर राइट साइड में है तो हम उसे क्या बोलेंगे, D। क्या बोलेंगे, D। और अगर वो OH, ये OH इस तरफ होगा तो लेफ्ट साइड पे होगा, तो हम उसे यहाँ पे D की जगह बोलेंगे L। तो ये D है, ये कैपिटल से शो करना आपको, D कैपिटल होगा और L भी कैपिटल ही होगा। नेक्स्ट है, स्मॉल नहीं लगा सकते आप। जो माइनस का जो साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि लाइट जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। मान लीजिए कि आपने एक कोई सबस्टांस लिया, उसका क्या बनाया आपने, एक सॉल्यूशन बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। जैसे मान लीजिए आपने फ्रुक्टोज ले रखा है, तो आपने फ्रुक्टोज का एक सॉल्यूशन बना दिया, ये फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन है। इस पे क्या गुजारेंगे हम, एक लाइट गुजारेंगे, और लाइट भी कैसे होनी चाहिए, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट होती है, वो गुजारेंगे। और सॉल्यूशन में से गुजारने के बाद ये था सीधी लाइट, लेकिन जब हम लाइट को सॉल्यूशन से गुजारेंगे, या तो लाइट जो है वो राइट डायरेक्शन में रोटेट होगी या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट होगी। अगर लाइट रोटेट होती है राइट डायरेक्शन में, कहाँ रोटेट हो रही है, राइट डायरेक्शन में, जब वो राइट डायरेक्शन में रोटेट होगी लाइट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी से नहीं करेंगे। तो अगर लाइट हमारी राइट डायरेक्शन में रोटेट होती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसका एक सिंबल और भी है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लस। दूसरी तरफ अगर वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाए, यानी कि ये राइट डायरेक्शन में मुड़ रही है,
यहाँ पर वो लेफ्ट डायरेक्शन पे। अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ती है तो हम उसे क्या कहेंगे, जैसे इसको स्मॉल डी से, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ती है तो हम उसे कहेंगे लैबोरेटरी यानी कि स्मॉल लैब। यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ पे होगा माइनस का साइन। तो ये जो सिंबल है ये दिखाएंगे कि लाइट जो है आपकी, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो राइट डायरेक्शन में रोटेट होती है, जबकि जो ये सिंबल है वो आपको दिखाएंगे कि आपकी लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट होती है। क्योंकि फ्रुक्टोज का जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर माइनस का साइन इंडिकेट है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है, फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल लाइट को कहाँ मूव करेगा, माइनस यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में। तो फ्रुक्टोज का जो मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसके लिए जो साइन लगाया जाता है वो होता है प्लस का साइन, जो क्योंकि वो लाइट को, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होगा वो लाइट को किस तरफ रोटेट करेगा, राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, जबकि फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं इसको। अगर आपको एल शो करना है तो आप एल भी शो कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है कि माइनस शो करना, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन इंडिकेट किया है। तो बच्चों इसके अलावा जो जैसे कि हमने ग्लूकोज में पढ़ा था, ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म पढ़ी थी, फिजर और हैवर्थ भी पढ़ी थी। सेम इसी तरह से फ्रुक्टोज की भी हमने दो फॉर्म पढ़नी है साइकिल की फॉर्म में। फ्रुक्टोज को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फ्रुक्टोज को हमने इधर बीटा की फॉर्म में और इधर और इस तरफ अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कौन से हमारे, फिजर, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हमारे फिजर प्रोजेक्शन। अब हम करेंगे हैवर्थ प्रोजेक्शन, इसका सेम इसी चीज का। अच्छा, इसके अंदर जो है वो क्या है स्ट्रक्चर, वो हम ड्रॉ करके बता रहे हैं आपको। इसमें है सेंटर में ऑक्सीजन, ये 5 मेंबर रिंग होगा। ग्लूकोज जो था हमारा वो 6 मेंबर था, ये 5 मेंबर होगा। 5 मेंबर में क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, 4 कार्बन एटम होंगे, जबकि सेंटर में क्या है, एक ऑक्सीजन एटम। यहाँ 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, वहां पे 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन थे, वो 6 मेंबर था, ये 5 मेंबर रिंग है। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये CH2OH है और OH है, इसको इस तरह से बिल्कुल वही जो मूव करने का जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। आपको इसको क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करना है। जब रोटेट करेंगे तो CH2OH कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो वही आपको सेम टू सेम यहाँ पर इसी तरह ड्रॉ करना है। जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये CH2OH ऊपर आ गया और OH नीचे की तरफ मूव करेगा। फिर ये इसको भी मूव करना है, OH H OH। जब ये 5th वाला कार्बन जब आप रोटेट करेंगे तो ये H ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्या होता है, लास्ट वाले में हमेशा ये मॉलिक्यूल जब भी मूव करेंगे तो CH2OH कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। ओके, तो ये जो है हमने फिजर प्रोजेक्शन किया था, और जो ये हमारा स्ट्रक्चर है ये है हमारा हैवर्थ। ये हैवर्थ फॉर्मूला है। ये फिजर दोनों साइकिल की फॉर्म में होंगे, ये फिजर भी और ये हैवर्थ भी, दोनों की है हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर है। डिफरेंस वहीं पे है आपका, जो आपका कार्बन नंबर 2 पे OH होगा, यहाँ पे राइट साइड पे है, वहां पे वो लेफ्ट साइड पे है। वही सेम यहाँ पर भी है, क्या है, ये कार्बन नंबर 1 ऊपर है, ये कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 2 पे OH नीचे की तरफ है और वहां पे क्या है, OH ऊपर की तरफ है। तो दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे अल्फा बीटा है। ये थोड़ा, ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर तो दिख रहा है आपको, लेकिन ये साइकिल की फॉर्म में, ड्रॉ साइकिल की फॉर्म में किया आपने, लेकिन दिखता नहीं है साइकिल की फॉर्म में ये। लेकिन ये हैवर्थ वाला आपको प्रॉपर साइकिल फॉर्म में नजर आता है, साइकिल की तरह दिखता है आपको। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज। जैसे हम 6 मेंबर जो रिंग था ग्लूकोज का, उसको हमने क्या कहा था, पायरानोज। ये क्या है हमारा, फ्यूरानोज। उसी तरह से अब फ्यूरानोज क्या है, 5 मेंबर साइकिल स्ट्रक्चर होता है किसका, फ्रुक्टोज का। 4 कार्बन एटम जो कि आपको दिखाए थे वो है, और एक ऑक्सीजन जो है वो सेंटर में लगा हुआ है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वहां पे था कार्बन 1 और 5th के बीच में ऑक्सीजन। यहाँ पे कहाँ है, ये कार्बन 1 ऊपर है, ये कार्बन 2 है 2 पे, और ये क्या है, कार्बन 6 ऊपर है, ये है 5। कार्बन 2 और 5th के बीच में क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर। तो 4 कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। फ्यूरानोज स्ट्रक्चर जो है वो किसकी तरह नजर आएगा, फ्यूरेन की तरह नजर आएगा। जैसे वो पायरेन की तरह नजर आ रहा था, ये फ्यूरेन की तरह नजर आएगा। आज जो करेंगे ओलिगोसैकेराइड, जो ओलिगोसैकेराइड है वो क्या है, ओलिगोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स
2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ओलिगोसेक्राइड की तो 2 से 10 यूनिट किसकी मिलेगी हमें? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सबसे स्मॉल सेक्राइड जो है उसकी यूनिट मिलेगी। अगर हम टाइप की बात करते हैं तो ओलिगोसेक्राइड के वैसे कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, लेकिन इसको कितनी वो मोनोसेक्राइड यूनिट कितनी देंगे इस आधार पे हमने इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, डेडेडेडस और डेकासेक्राइड। क्योंकि ये 2 से 10 यूनिट देंगे इसलिए हमने इसको 2 से 10 की रेंज में रखा है। डाइसेक्राइड नाम से समझ में आ रहा है कि डाइसेक्राइड वो ओलिगोसेक्राइड का वो पार्ट जो कि कितने मोनोसेक्राइड यूनिट देगा? 2। 2 मींस डाई मींस 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड, ट्राई मींस 3 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड, टेट्रा 4 यूनिट एंड डेका डेका मतलब 10 यूनिट। जो हमें हाइड्रोलाइज होने पे 10 यूनिट मोनोसेक्राइड के दे वो है हमारा डेकासेक्राइड। तो अब हमने इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में क्या? डाइसेक्राइड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो हम डाइसेक्राइड के बारे में हम पढ़ेंगे, वो ध्यान से सुनेंगे आप। डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड मीन्स वो ओलिगोसेक्राइड का वो पार्ट जो हमें 2 यूनिट मोनोसेक्राइड की देगा, कम से कम 2 यूनिट होनी चाहिए, तो वो क्या है हमारा? डाइसेक्राइड। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे इसमें माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। इसके 3 जो एग्जाम्पल है वो है माल्टोज। माल्टोज जो है उसको हम क्या कहेंगे? माल्टोज का दूसरा नाम है माल्ट शुगर, क्योंकि इससे माल्टा बनती है इसलिए इसका नाम माल्ट शुगर भी है। जो गेहूं जो वगैरह जो है उनके अंदर पाया जाता है। रिड्यूसिंग शुगर, इसको हम रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। क्यों? आपको स्टार्टिंग में हमने कराया था शुगर के 2 टाइप, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर ये वो शुगर है जो कि फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रीजन दोनों को रिड्यूस कर देगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज जो है इसका फॉर्मूला C12H22O11। जब भी हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब भी हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस मींस वाटर के प्रेजेंस में से ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो वो हमें कितनी यूनिट देगा? 2 यूनिट। किसकी? एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि दोनों ही यूनिट किसकी होंगी? अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट होंगी। ये दोनों अलग अलग होंगी, यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। लेकिन जब ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो ये माल्टोज की फॉर्म में होंगे, और जब वो माल्टोज की फॉर्म में होंगे तो इनके बीच में एक बॉन्ड पाया जाएगा जिसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड होता है हम उसे क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब अल्फा डी ग्लूकोज एक यूनिट, दूसरी यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज। ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगी तो एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरी यूनिट का फोर्थ कार्बन, दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इसको हम कहते हैं कार्बन। इस 1,4 का मीनिंग है कार्बन 1 एंड कार्बन 4, दोनों ही कार्बन इन्वॉल्व है, तो हम इसे क्या कहेंगे? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनके बीच में ये जब ग्लूकोज अलग होगा, ये अलग होगा, तो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। जो हमने स्ट्रक्चर कल हमने ड्रॉ किया था ग्लूकोज का, तो अल्फा डी ग्लूकोज इसमें जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, इसमें सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। लेकिन जब ये दोनों आपस में अटैच होंगे तो जिस बॉन्ड के थ्रू, जिस लिंकेज के थ्रू अटैच होंगे वो होगी हमारी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज, या हम इसे क्या कहेंगे? मिल्क शुगर। नाम से पता लग रहा है लैक्टोज मिल्क शुगर है, तो इसका मतलब है ये मिल्क के अंदर पाई जाने वाली शुगर है। तो ये भी रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये भी फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रीजन को रिड्यूस कर देगी इजिली। लैक्टोज फॉर्मूला दोनों का सेम, ग्लूकोज हमारा माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, तीनों ही क्या है? डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड का फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, C12H22O11। लैक्टोज हाइड्रोलिसिस होगी इसकी, वाटर की वजह से ब्रेक होगा, वहां पर हमें क्या मिल रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज यहाँ भी है, लेकिन दूसरी यूनिट ग्लूकोज की नहीं है, क्या है? गैलेक्टोज की यूनिट। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पता है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हमने नहीं किया, लेकिन गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, 6 कार्बन है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है। लेकिन कार्बन जो 4th पोजीशन पे होगा अल्फा डी ग्लूकोज में, कार्बन जो है 4th पोजीशन का कार्बन जो है उसका OH जो है राइट साइड पे होगा, लेकिन गैलेक्टोज जो होगा इस पे कार्बन नंबर 4 पे जो OH होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा। बस इतना डिफरेंस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज की यूनिट में, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसमें भी बिल्कुल सेम। लैक्टोज जब ये दोनों यूनिट जो है ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की, जब ये दोनों यूनिट कंबाइन होती है तो उनके बीच में भी एक बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि इसमें पाया गया था। तो इसमें जो यूनिट होगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दोनों के बीच में 1,4 ही पाया जाएगा बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा सुक्रोज, जिसको हम क्या कहेंगे? सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर और टेबल शुगर भी कहेंगे।
टेबल शुगर नाम से बदल रहा है, टेबल शुगर जैसे टेबल साल्ट होता है टेबल पर रखने के लिए, ऐसे टेबल शुगर भी है, ठीक है ना, जो हम मोस्टली यूज करते हैं अपने घरों में। तो सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी कहेंगे, इसको इनवर्ट शुगर भी कहेंगे, ये हम अभी आपको बताएंगे। इसमें सुक्रोज जो है वो है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि ये वो सॉल्यूशन, ये वो शुगर है जो कि पैलेंट सॉल्यूशन और टोलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए से हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। सुक्रोज फॉर्मूला वही C12H22 वगैरह, इसकी भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दो ही यूनिट देगा, क्योंकि ये भी क्या है डाइसैकेराइड। तो जो दो यूनिट जो देगा ये है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज है। तो इनके बीच में जब ये दोनों अलग होंगे तो कोई बॉन्ड नहीं, जब ये दोनों यूनिट इकट्ठे होगी, तो जब दोनों यूनिट इकट्ठे होते हैं तो इनके बीच में वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि जब ये दोनों यूनिट इकट्ठे होगी तो हम इसे क्या कहेंगे, सुक्रोज कहेंगे। और सुक्रोज के अंदर क्या पाया जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये किस पोजीशन पे होगा, 1,4 नहीं होगा, क्योंकि 1,4 पे माल्टोज और हमने लैक्टोज, माल्टोज और जो लैक्टोज पढ़ा है ये 1,4 लिंकेज बनाएंगे, लेकिन जो सुक्रोज है ये हमारा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। ये कुछ डिफरेंट है सबसे इन दोनों से, तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि इसमें 1,4 लिंकेज नहीं है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट होगा। फ्री फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे, फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, सेकंड पोजीशन पे। तो जब इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो जब इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर, इन दोनों के साइक्लिक स्ट्रक्चर आपस में जुड़ेंगे और 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, तो उस समय इनके पास यानी कि एनोमेरिक कार्बन, दोनों के कौन से कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, जब वो आपस में जुड़ेंगे तो उनके पास कोई भी फ्री फंक्शन ग्रुप नहीं होगा, ना ही एल्डिहाइड का ना ही कीटोन का, दोनों के पास कोई फंक्शन ग्रुप फ्री नहीं होगा। फंक्शन ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रोटेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारा सुक्रोज है वो क्या है, हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का, लेकिन जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें क्या देगा, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, यानी कि हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज दो देगा। जबकि अल्फा डी जो है वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का, जबकि बीटा डी फ्रुक्टोज क्या होगा, लेवोरोटेटरी नेचर का। यानी कि ये सुक्रोज तो लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन ये जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलते हैं ये एक लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एक मिक्सचर को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसलिए डेक्स्ट्रो और लेवो दो तरह के इसमें, दोनों ही इसमें कंपोनेंट पाए जाएंगे। लेकिन जब हम बात करें कि ओवरऑल रोटेशन कैसी होगी, तो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो लेवो रोटेटरी वाला पार्ट है ये ज्यादा होगा। लेवो रोटेटरी पार्ट ज्यादा होने से ओवरऑल रोटेशन कैसी होगी, इसकी ओवरऑल जो रोटेशन है, इसकी रोटेशन कैसी है आपकी, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसकी क्या है डेक्स्ट्रो, इसकी क्या है लेवो, लेकिन ये जो है फाइनली इसका पार्ट जो है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी फाइनल जो रोटेशन होगी वो क्या होगी, लेवो। यहाँ पर जो हमारा सुक्रोज था वो क्या था, ये सुक्रोज है, ये क्या है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का, लेकिन यहाँ पर इन दोनों मिक्सचर कंपाउंड से हमें फाइनल रोटेशन क्या मिलती है, लेवो रोटेटरी। एक डेक्स्ट्रो से वो किस में कन्वर्ट हो गया, लेवो में। तो हमारा जो सुक्रोज था जब वो उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो रोटेशन दोनों की अलग हो जाएगी, सुक्रोज की होगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो मिक्सचर कंपाउंड है जो फाइनल रोटेशन होगी उसकी होगी लेवो रोटेटरी, यानी कि जो इनकी रोटेशन है वो क्या होगी, इनवर्ट। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इनवर्ट शुगर, क्योंकि इसमें रोटेशन क्या हो जाती है, इनवर्ट हो जाती है, इसलिए हम इसे इनवर्ट शुगर भी कहेंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इन्वर्जन। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को हम नॉन शुगर भी बोलेंगे, क्योंकि ये टेस्ट में कैसा होगा, टेस्टलेस होगा, तो इसलिए हम इसे नॉन शुगर पार्ट में नॉन शुगर भी बोलेंगे। इसके अलावा हम इसको स्टोरेज सेकेराइड भी बोलते हैं। स्टोरेज सेकेराइड नाम से पता लग रहा है कि ये प्लांट और एनिमल के अंदर स्टोरेज फॉर्म में इकट्ठा रहेगा, मतलब इकट्ठा रहेगा, इसलिए हम इसे स्टोरेज सेकेराइड भी बोलते हैं। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, शुगर भी है, जैसे कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब शुगर तो ये तो नॉन शुगर है, तो इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर की जगह अगर हम क्या कहें सैकराइड बोलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, यानी कि ये फैलिक सॉल्यूशन और टोलरेंस को रिड्यूस नहीं कर सकता। इसके अलावा ऑन हाइड्रोलिसिस, जब भी हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नाम क्या है, पॉलीसेकेराइड, तो ये हमें क्या देगा, पॉलीसेकेराइड, यानी कि मोर सेकेराइड यूनिट्स, कितनी मोर देन 10। जो मोनोसेकेराइड था उसमें उसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो ओलिगोसेकेराइड था उसमें 2 से 10 यूनिट हमें मोनोसेकेराइड की मिलती हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड है इसमें मोर देन 10 यूनिट हमें मोनोसेकेराइड की मिलेंगे जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। इसके एग्जांपल है, पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च,
ग्लाइकोजन, सेलुलोज, और भी है जैसे काइटिन भी है, और इनुलिन भी है, इनुलिन नॉट इंसुलिन, इनुलिन है। तो कुछ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीन ये हैं जो हमने आगे इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। तो स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, सेलुलोज क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अक्रेंस कहाँ पाया जाएगा, स्टार्च पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, ग्लाइकोजन पाया जाता है हम सभी एनिमल्स के अंदर, और सेलुलोज भी कहाँ पाया जाएगा, प्लांट्स के अंदर ही पाया जाएगा। तो जो स्टार्च जो है ना, वो उसका यूज क्या है, वो कहाँ होगा, जो स्टार्च है उसे हम वो स्टोरेज फॉर्म में होगा। स्टोरेज फॉर्म में जैसे कि प्लांट्स के ऊपर जो जो फ्रूट या फल जो भी होते हैं, जैसे गेहूं चावल पे ग्रेन जो है वो है, और पेड़ों पे फल जो उगते हैं वो सारे क्या है, हमारे स्टोरेज हैं। वो पेड़ पौधे अपने अनफेवर कंडीशन के लिए उनको स्टोर करके रखते हैं। स्टोरेज तो वो किस फॉर्म में होता है, वो स्टार्च है, यानी कि एक तरह का पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा, पॉलीसेकेराइड यानी कि स्टार्च की फॉर्म में होगा। तो ये स्टोरेज यूनिट होगा। दूसरा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी क्या है, स्टोरेज। तो ये, लेकिन ये स्टोरेज कहाँ होगा, ये एनिमल के अंदर स्टोर होगा। तो जो प्लांट्स के अंदर जो स्टोर होता है तो वो स्टार्च होगा, लेकिन ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल के अंदर स्टोर होता है। इसलिए हम ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्च का काम क्या है, स्टोर, इकट्ठे रहना, स्टोरेज का काम है। तो ऐसे ही ग्लाइकोजन जो है ना, ग्लाइकोजन वो एनिमल के अंदर स्टोर रहता है। कहाँ स्टोर रहेगा, हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन जो है ना वो हमारे लीवर के अंदर स्टोर होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टोर रहता है इसलिए। सेलुलोज का जो काम है वो स्टोरेज का नहीं है, सेलुलोज का जो काम है वो है स्ट्रक्चर बनाने का। स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर बनाएगा, ये प्लांट्स की सेल का, प्लांट्स के पूरे पार्ट्स का, जो भी स्टेम है उन सब का स्ट्रक्चर जो है वो सेलुलोज से बनता है प्लांट्स का। मोनोमर यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज है, इसमें मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो है मोनोमर यूनिट कौन सी, स्टार्च के अंदर होगी अल्फा ग्लूकोज यूनिट, ग्लाइकोजन के अंदर भी होगी अल्फा ग्लूकोज यूनिट, लेकिन सेलुलोज के अंदर क्या होगी, बीटा ग्लूकोज यूनिट। इसके अंदर इन दोनों में, स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर दोनों स्टोरेज यूनिट है, दोनों स्टोरेज यूनिट है, इसलिए इन दोनों में अल्फा ग्लूकोज। सेलुलोज स्ट्रक्चर यूनिट है, इसलिए इसमें बीटा ग्लूकोज। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं इस तरह से। किस फॉर्म में पाया जाएगा, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में पाया जाएगा। जो ये यूनिट लगी होंगी इनके अंदर वो स्ट्रेट होंगी या ब्रांच की फॉर्म में होंगी, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्टार्च और जो ग्लाइकोजन है, स्टार्च और जो ग्लाइकोजन है दोनों स्टोरेज यूनिट, ये एक जैसी कंडीशन है इनकी, यानी कि ये स्ट्रेट चेन में भी होंगे और ये ब्रांच फॉर्म में भी होंगे, दोनों ही स्ट्रेट चेन में होंगे और ब्रांच फॉर्म में। लेकिन जो सेलुलोज है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन में पाया जाएगा। स्ट्रेट चेन का मतलब है जैसे कि ये बीटा ग्लूकोज है, तो एक बीटा ग्लूकोज यूनिट, साथ में दूसरी बीटा ग्लूकोज, फिर तीसरी बीटा ग्लूकोज, इस तरह से बीटा ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी होंगी एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के अंदर स्ट्रेट चेन में भी की फॉर्म में भी होगा और वो ब्रांच भी बनाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो यूनिट होंगी वो इस तरह से भी होंगी, और यहाँ पर ये इस तरह से भी इसकी यूनिट, मतलब ब्रांच, स्ट्रेट चेन भी है और ब्रांच भी है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में पाए जाएंगे। ये जो सर्कल है ये क्या है हमारा, ये है ग्लूकोज, ये बीटा ग्लूकोज है, ये क्या है हमारे अल्फा ग्लूकोज यूनिट, यानी कि इसमें सिर्फ स्ट्रेट चेन। बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं, बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो ये भी सिंपल याद रखनी है आपको। जहां पे भी स्ट्रेट चेन मिलेगी आपको, स्ट्रेट चेन, वहां पे आपको लगानी है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जब 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपको पहले ही बता दिया था कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है। किस पोजीशन पे होती है, इस आधार पे हमने इसको 1,4 और 1,6 नाम से डिवाइड कर रखा है। तो जो स्ट्रेट, जहां भी स्ट्रेट आएगा, जहां पे भी जो है स्ट्रेट चेन होगी वहां पर किस तरह की बॉन्डिंग होगी, 1,4 ग्लाइकोसिडिक, यानी कि स्ट्रेट जो चेन है वो बनाएगी 1,4 और जो ब्रांच है वो बनाएगी 1,6। तो जब एक ग्लूकोज यूनिट दूसरी से तीसरी से जब ये आपस में जुड़े होंगे ग्लूकोज यूनिट, तो जो ये बॉन्डिंग होगी, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे, इस बॉन्डिंग को 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके अलावा ये तो थी स्ट्रेट चेन, लेकिन जब ये ब्रांच फॉर्म में होगी, अब यहाँ पे एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, इसके बाद तीसरा ग्लूकोज है, तो जो ये वाली बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग होगी जो कि कहाँ पे है, ब्रांच के अंदर है। तो उस ब्रांच वाली चेन के अंदर जब बॉन्डिंग होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, ये जो बॉन्डिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो ये थी हमारी बॉन्डिंग, ये कंप्लीट हो गया। एक है आयोडीन टेस्ट की, अगर हम बात करें कि आयोडीन टेस्ट कौन देगा,
तो स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही क्या है, स्टोरेज यूनिट। इन दोनों के कैरेक्टर लगभग लगभग एक जैसे हैं। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों क्या देंगे, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देंगे, लेकिन जो सेलुलोज है वो क्या है, नेगेटिव आयोडीन टेस्ट देगा। कई बार जो है, क्योंकि ग्लाइकोजन तो एनिमल के अंदर है, लेकिन स्टार्च और सेलुलोज दोनों प्लांट के अंदर है। तो जब हम प्लांट से इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो पार्ट स्टार्च है या सेलुलोज है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। जो पार्ट जो है प्लांट का, जो पार्ट जो है वो पॉजिटिव टेस्ट दे वो क्या है, स्टार्च, और जो नेगेटिव टेस्ट देगा वो क्या है, हमारा प्लांट का पार्ट सेलुलोज। ओके, नेक्स्ट है जो है स्टार्च को थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ना है। स्टार्च के दो टाइप्स होते हैं, ग्लाइकोजन और सेलुलोज के कोई फर्दर टाइप्स नहीं है। तो जो स्टार्च के टाइप्स है वो हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने हैं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही क्या है, स्टार्च के पार्ट्स है। सोल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में कौन सा पार्ट सोल्यूबल है, अमाइलोज पार्ट जो है वाटर में इजीली सोल्यूबल है, जबकि अमाइलोपेक्टिन वाटर में सोल्यूबल नहीं है, यानी कि इनसोल्यूबल इन वाटर है। अल्फा ग्लूकोज यूनिट, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, आपने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा था, ये जो स्टार्च है उसके अंदर मोनोमर यूनिट क्या है, अल्फा ग्लाइकोज। तो अल्फा ग्लाइकोज यूनिट कितनी पाई जाएंगी, जो अमाइलोज वाला पार्ट है उसके अंदर 200 से 1000, 200 से 1000 के करीब जो है वो अल्फा ग्लूकोज जुड़ेंगे तो वो अमाइलोज बनेगा। इसके अलावा अमाइलोपेक्टिन में जो है ये रेंज वेरी करती है, कई बार 1000 से कहीं कहीं लिखा है, कहीं 2000 से लिखा है। तो हम पढ़ेंगे 2000 से लेकर 2 लाख यूनिट ऑफ अल्फा ग्लूकोज जब आपस में जुड़ेगी तो एक अमाइलोपेक्टिन बनेगा। इसके अलावा अमाइलोज का कितना पार्ट और अमाइलोपेक्टिन का कितना पार्ट जो है वो स्टार्च में योगदान देगा। तो जो स्टार्च जो हम हमारा होता है, दोनों को मिला के स्टार्च बनता है। तो जो स्टार्च होगा उनमें अमाइलोज का जो पार्ट है वो 15 से 20% के करीब होगा, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो 80 से 85% जो है पार्ट वो अमाइलोपेक्टिन का होगा। फॉर्म की अगर हम बात करें तो किस फॉर्म में पाया जाएगा, जो अमाइलोज है वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होगा, जो अमाइलोपेक्टिन है उसके अंदर दोनों होंगे, स्ट्रेट चेन भी होंगी और ब्रांच चेन भी होंगी, दोनों फॉर्म में पाया जाएगा। बॉन्डिंग की बात हम करें तो पहले ही यहाँ पे भी हमने बताया था आपको पहले कि स्ट्रेट चेन जहां भी होगा वहां पे 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होगी। स्ट्रेट चेन है 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक, स्ट्रेट चेन है 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक। यहाँ ब्रांच भी है, अमाइलोपेक्टिन में दोनों होंगी, स्ट्रेट चेन भी और ब्रांच भी। तो यहाँ पर एक ब्रांच है तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। आयोडीन टेस्ट की अगर हम बात करें तो स्टार्च के अंदर, स्टार्च में आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देगा, लेकिन स्टार्च का कौन सा पार्ट जो है वो आयोडीन टेस्ट देता है, अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज जो है ना वो हमें आयोडीन का पॉजिटिव टेस्ट देगा, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। जो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा वो आएगा वो अमाइलोज की वजह से आएगा, क्योंकि जो स्ट्रेट चेन होगी, स्ट्रेट चेन जो है ना वो हेलिकल की फॉर्म में इकट्ठी होती है, यानी कि जो स्ट्रेट चेन होगी हमारे ग्लूकोज की, जो स्ट्रेट चेन होगी वो ना कुछ इस तरह से हेलिकल की फॉर्म में इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट भी होगी, और साथ में जो ब्रांचिंग जो बन जाएगी, ये जो ब्रांचिंग बनेगी, ब्रांचिंग की वजह से जो ये स्ट्रेट चेन है, क्योंकि इसमें ब्रांच भी है, तो ब्रांचिंग की वजह से जो ये स्ट्रेट चेन है वो हेलिक्स की फॉर्म में, यानी कि इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में इकट्ठी नहीं होगी। इसलिए अमाइलोज जो है वो हेलिकल की फॉर्म में, स्ट्रेट चेन होने की वजह से वो हेलिकल की फॉर्म में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और हेलिकल की फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पर जो ये बीच में केस लाइक आपको दिख रहा है केस, तो इसमें जो ये आयोडीन के जो मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर जाकर ट्रैप हो जाएंगे, वो फंस जाएंगे इसके अंदर। इस वजह से आयोडीन जो है वो अमाइलोज के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। अमाइलोपेक्टिन में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा जो उसको एब्जॉर्ब करे, तो ये आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देगा। तो बच्चों अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय, म्यूटर रोटेशन की डिस्कवरी किसने करी थी, एपी डबरनफोर्ड ने 1844 में इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया। इसका मीनिंग क्या है, म्यूटर रोटेशन का मीनिंग है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर जो म्यूटा रोटेशन में, म्यूटा और रोटेशन दो वर्ड है, म्यूटा रोटेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, म्यूटा एंड रोटेशन। म्यूटा का जो मीनिंग होता है ना, म्यूटा मतलब म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब एक तरह का चेंज। तो म्यूटा का मतलब चेंज है, और रोटेशन का मतलब क्या, रोटेट होना, बदल जाना, क्या कॉन्फ़िगरेशन बदल जाना। तो हम इसको कह सकते हैं म्यूटर रोटेशन का मतलब है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो जाना। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, इसकी डेफिनेशन चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। हमने यही कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होना, जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इसकी ऑफ 2 कैरल एनोमर। यहाँ पर 2 कैरल एनोमर लेने आपने, एनोमर यानी कि अल्फा बीटा, आपको याद हो ग्लूकोज के हमने 2 लिए थे,
पहले भी ग्लूकोज के लीजिए, फ्रुक्टोज के लीजिए, यहाँ पर ग्लूकोज के लिए हमने अल्फा डी ग्लूकोज, एग्जाम्पल भी साथ साथ देखेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की जो रोटेशन होती है वो है 112 112, और जबकि बीटा डी ग्लूकोज की जो रोटेशन होती है वो है 18.7। तो हमने क्या किया, तो हमने दो कैरल एनोमर लिए, हमने दो कैरल एनोमर लिए और इन ए सॉल्यूशन, और इसको कहा लेना है सॉल्यूशन के अंदर, इनको कहा लेना है सॉल्यूशन में। इनको जब हम सॉल्यूशन में वाटर में डालते हैं, वाटर डालना जरूरी है, तो वाटर में जैसे इसको हम ऐड करेंगे, इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, अल्फा डी और बीटा डी मिक्स हो जाएंगे। तो जो दो आपने एनोमर लिए सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होंगे, अल्फा और बीटा, इनकी रोटेशन आपस में चेंज होना शुरू हो जाएगी। अल्फा की और बीटा की दोनों की रोटेशन जब चेंज होगी तो क्या होगा, वो रोटेशन तब तक चेंज होती रहेगी अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब तक कि अल्फा और बीटा के बीच में क्या ना बन जाए, इक्विलिब्रियम ना बन जाए। यानी कि इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है, जो इसकी रोटेशन है, वो दोनों रोटेशन जो है ना एक स्टेबल इक्वल वैल्यू पे, स्टेबल और इक्वल वैल्यू पे वो ना पहुंच जाए, तब तक ये अल्फा और बीटा इनकी रोटेशन चेंज होती जाएगी, और फाइनली क्या होगा, एक स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो चेंज हो जाएगी ओवर सेवरल हार, इसमें कई घंटे भी ले सकते हैं, अंटिल रीचिंग ए स्टेबल वैल्यू, जब तक कि वो एक स्टेबल वैल्यू पे ना पहुंच जाए। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन ये है, बीटा की स्पेसिफिक रोटेशन ये है, और इनकी जो ओवरऑल जो रोटेशन होगी, जो कि चेंज हो जाएगी कई कई घंटों के बाद, जो है जब इनको हम किस में ऐड करेंगे, वाटर में, किसी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, तब ऐसा होगा, और उनकी जो एक स्टेबल फिक्स वैल्यू होगी वो होगी 52.5, ये प्लस के फॉर्म में है सारे, 52.5 ये स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू इनकी होगी। तो ये दोनों इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि म्यूटेट रोटेशन क्या है, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा की और बीटा की ऑप्टिकल रोटेशन में, किसकी, टू एनोमर, दोनों एनोमर की जो है ऑप्टिकल रोटेशन में बदलाव आना, कब तक, इन्हें सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन डालेंगे कब तक, अंटिल इक्विलिब्रियम रिच, तब तक कि इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता, यानी कि दोनों की वैल्यू फिक्स इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये रोटेशन चलती रहेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये लास्ट टॉपिक है हमारे कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट की यूज क्या है, पहला, सबको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा मेन और चीफ सोर्स होता है किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो हम कहेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है, सेलुलोज से। तो सेलुलोज आर यूज्ड टू फॉर्म प्लांट स्ट्रक्चर। इसके अलावा स्टोरेज का काम भी करता है, हमने पढ़ा था स्टोरेज के लिए स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टार्च जो है वो स्टोरेज होता है, जो एनिमल होते हैं उनके अंदर जो है, एनिमल के अंदर यही कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। जब आप कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज वगैरह जब आपकी बॉडी में आप खाएंगे, आपकी बॉडी में जाएगा, तो ये है आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल, राइज अप करता है, यानी कि कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा प्रोवाइड फाइबर एंड इंक्रीज डाइजेशन। ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर बहुत के अंदर जो है वो फाइबर मिलेगा आपको, और वो फाइबर मिलने से आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन जो है वो एनहांस होगा, इंप्रूव होगा, और आपकी जो हेल्थ है वो बेनिफिट मिलेगा हेल्थ को।